प्रयास किया है। मैं तो इस घटना के संदर्भ में इनकी तत्परता देख रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज़्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द उन मृतक जवानों के शब्द में बोलना भी नहीं किया। वो इतने ज़्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है। अरे भाई, जो यात्रा छत्तीसगढ़ आई ही नहीं, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आई नहीं तो बौखलाहट कहाँ से होगा? उसका न अता पता लगा, न छत्तीसगढ़ वालों को मालूम है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भूपेश जी अब राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, देश भर के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ में दौरा कराइए, यहाँ भी यात्रा कराइए और यहाँ की सड़कों को जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत क्या है और छत्तीसगढ़ के गौठान में गौ माता की कितनी दुर्दशा है। ये राष्ट्रीय नेता जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं उनको जरूर दिखाएं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। मैं प्रश्न करना चाहूँगा, वो छत्तीसगढ़ में अभी नए प्रभारी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किया उसकी जानकारी तो ले लेते कि छत्तीसगढ़ में कमल शुक्ला, नीलेश शर्मा, सुनील नामदेव के साथ किस प्रकार व्यवहार हुआ, जेल में डाल दिया गया, मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई, पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया के बारे में चर्चा ना करें। कुमारी शैलजा संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, मगर मुझे दुख होता है कि जब रायपुर की इस घटना में, जिसमें एक महिला को सड़क में बाल को पकड़कर घसीटते हुए उसको जख्मी करते हुए 1 घंटे घुमाया जाता है और उस घटना के बाद कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता में कम से कम थोड़े सहानुभूति के 2 शब्द तो बोल दिए होते। ये हालत है छत्तीसगढ़ में पुलिस की और निरंकुश होते अपराधियों का, उसका एक नज़ारा जरूर उन्होंने देख लिया होगा और छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझ गई होंगी क्या स्थिति है। भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई, 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? ईडी तो आएगा। 4 साल क्या चल रहा है? और ये तो प्रमाणित तथ्य हो गया, बच्चा जानता है 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है और उसके लिए यदि ईडी 24 महीने की प्रक्रिया में धीरे धीरे परत दर परत उखड़ के आ रहे हैं तो जिन लोगों के नाम है उन लोगों के साथ ईडी तो पूछताछ करेगी भाई, उसमें काहे परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईडी
अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से आ रही है? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही, नेताओं पे कार्रवाई हो गया। अब इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहाँ से आ गई, ये समझ के बाहर है इन अधिकारियों का। जहाँ तक सवाल है धान चिटफंड और सीरम के विषय को लेकर, भूपेश जी ने बात को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। सीधे सीधे ईडी के रेट के बारे में ना बोलते हुए उन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, चुनाव के पहले टीएस सिंहदेव जी और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर जिन अधिकारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की थी, वो आज आपके सिरमौर कैसे बने? उन अधिकारियों के खिलाफ जिसमें आपने पत्र लिखकर ये कहा था कि पीडीएस का अधिकांश पैसा केंद्र सरकार द्वारा राज्य को उपलब्ध कराया जाता है, उसके संबंध में कोई भी घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी को करनी चाहिए। इस मामले में दोनों आईएएस अधिकारी और कई लोगों ने बेनामी और अवैध संपत्ति की बात एसीबी में सामने आई है, परंतु ईडी के द्वारा कोई भी अपराध अभी तक पंजीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इसके ईडी के द्वारा जांच कराई जाए। ये मांग ईडी से कितना प्रेम था भूपेश जी को, और किस प्रकार भूपेश जी ने मांग किया ईडी के जांच हो, और जांच के लिए मांग जिन अधिकारियों के नाम लिए, उन अधिकारियों को आज फिर से रिटायरमेंट के बाद, सेवा समाप्ति के बाद नियुक्ति दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए लाखों लाखों रुपया खर्च करके वकील लगाया जा रहे हैं। इन तथ्यों को बोलना, जानकारी में उनको रहना चाहिए कि वही अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आप पत्र लिखा करते थे, ये वही अधिकारी हैं जो आज सरकार के दिशा निर्देशक बने हैं। जहाँ तक सवाल नान के मामले को लेकर, सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, सारे मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं, और नान के मामले में 3.5-4 साल होने के बाद सरकार क्या कर रही है। जहाँ तक सवाल सीएम मैडम के मामले को लेकर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चर्चा कर रहे थे, जिन अधिकारी के और इस मामले को लेकर जिन अधिकारियों ने जांच किया, उसने सीएम मैडम को चिंतामणि मैडम स्वीकार किया है अपने लिखित बयान में। ये पूरे तथ्य सामने एक एक चीज आ चुके हैं, सिर्फ झूठ को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक झीरम की बात है, झीरम के घाटी के युग में केंद्र सरकार ने एनआईए का गठन किया, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय सोनिया जी भी यहाँ आई हुई थी। उस समय की घटना में उन्होंने एनआईए जांच केंद्र सरकार ने शुरू किया। केंद्र सरकार ने यदि जांच शुरू किया तो इसका विरोध भूपेश बघेल ने किया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जिस एनआईए की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए जांच की गई है, जिसका विरोध भूपेश बघेल ने किया, आज उसी जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। झीरम के लिए एसआई गठन किया और उसके बाद आज अचानक भूपेश बघेल को एनआईए पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया और ये कहते हैं कि नारायणपुर की घटना यदि हुई है उसकी जांच एनआईए से करा ली जाए। ये दोहरा चरित्र बार बार कैसे बदलता है। एक तरफ कोई अधिकारी उस समय बुरा रहता, अच्छा रहता है, आज बुरा हो गया। एनआईए की जांच की कमेटी से असहमत थे, आज उससे सहमत हो गए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना और इस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये पूरे के पूरे मुझे नान के मामले को लेकर, झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता रहा है। जहाँ तक सवाल ईडी का मामला है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका राष्ट्रीय अधिवेशन
इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है जिसमें 6-7 कार्यकर्ताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या डिस्टर्बेंस होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन तो एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर के हजारों 1500 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से 4-5 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ईडी को बदनाम करने की दृष्टि से इस प्रकार के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाता है उचित नहीं है। धन्यवाद। सर लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर कर रही है, कांग्रेस ने विपक्ष के ऊपर कर रही है। अरे भाई, जो पूरे कोयले के मामले में जिनको हिस्सा गया है, डायरी जहाँ जा रहा है वहाँ तो तुम्हारे ऊपर थोड़ी कार्रवाई कर रही है, ये भी कहा है ऊपर कार्रवाई करेंगे ना, जिनके लिंक मिलते जा रहे हैं, जिनके एविडेंस मिलते जा रहे हैं, एविडेंस बेस्ड ये कार्रवाई होती है। भूपेश जी का सीधा आप पर आरोप है कि आप प्रवक्ता बन गए ईडी का। मैं कभी ईडी का प्रवक्ता मैं क्यों बनूंगा? ईडी अपनी कार्रवाई करती है, मुझसे तो प्रेस वाले कुछ पूछ लेते हैं, इसलिए मैं भी बता देता हूँ, मगर जितना पेपर में आप पढ़ते हैं उतना मैं ही पढ़ता हूँ। ईडी को आप निष्पक्ष जांच मंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की सारे पर ईडी कार्रवाई करती है, और उस समय का जिक्र बार बार करते हैं कि चुनाव का समय होता है कार्रवाई, अभी महाधिवेशन तो कार्रवाई कर रहे हैं, और आशंका उन्होंने जताई है कि और भी गिरफ्तारियां होंगी और भी जब विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भूपेश बघेल जी पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि सीबीआई से और ईडी से जांच कराइए, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच करता है, स्टेट की एजेंसी जांच नहीं कर सकती। क्या समय रहते ईडी की भूमिका बदल जाती या भूपेश की भूमिका बदल जाती? यही पत्र गवाह है जिसमें उन्होंने ईडी से जांच की मांग की थी। आज वो सीबीआई और ईडी से भागने लगे हैं, तो बार बार ये भूमिका नहीं बदलनी चाहिए। राज्य स्तर पे किसी भी जांच PIL दाखिल कर देते हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था। कानूनी प्रक्रिया है, यदि कहीं पे लगता है कानूनी दृष्टि से कमजोरी है, PIL एक प्रोसेस है, न्यायालय से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं है। हम न्यायालय जाते हैं तो एक प्रक्रिया के तहत जाते हैं, और न्यायालय में जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, सभी जगह सभी केस में वही हाल।